नमस्कार, डेन न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। नगर निकाय आम चुनाव 2022 को लेकर के मधुबनी शहर में सरगर्मियां तेज हो गई है। आज हम एक मेयर के प्रत्याशी हैं मुकेश पजियार, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। क्या विज़न है मधुबनी के विकास को लेकर के, क्या वो सोचते हैं, क्या जनता के बीच वो लेकर के जाएंगे, आइए उनसे ही जानते हैं। आइए बात करते हैं हम मेयर प्रत्याशी मुकेश पजियार से। क्या सोचते हैं वो मधुबनी चुनाव को लेकर के और किस तरह से देखते हैं आप मधुबनी नगर निगम के चुनाव को। सबसे पहले तो आपका डेन न्यूज़ में स्वागत है मुकेश पजियार जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अखलाक भाई और आपके पूरे टीम का कि आपने हमें मौका दिया अपने चैनल के माध्यम से अपनी बातों को और यहाँ के लोगों की बातों को रखने का। किस तरह से देखते हैं आप मधुबनी नगर निगम के चुनाव को और क्या विज़न है आपका? मधुबनी नगर निगम का जो इस बार का चुनाव है वो जनता डायरेक्ट जो है मधुबनी के मेयर और डिप्टी मेयर का जो है चुनाव करने जा रही है। इससे जो है इसका मतलब हॉर्स ट्रेडिंग का जो है संभावना ख़त्म हो जाएगा। पहले खरीद फरोख्त होती थी और खरीद फरोख्त की वजह से ही वार्ड कमिश्नर और वार्ड पार्षद जो है कहीं ना कहीं मुखर होकर के नहीं बोल पाते थे, एक व्यवस्था उनके अंदर में रहती थी। तो अब जो वो खरीद फरोख्त ख़त्म हो जाएगा तो वार्ड पार्षद भी अपने कर्तव्यों के प्रति और जनता के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व है, इस अकाउंटेबिलिटी है, उसको लेकर के ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे और ऐसे में मधुबनी नगर निगम क्षेत्र का जो है सर्वांगीण विकास होने के लिए जो है माने वो एक बेहतर संभावना बन रही है। पहले मधुबनी नगर परिषद था, अब मधुबनी नगर निगम बना है। जो मधुबनी के विकास का जो स्ट्रक्चर है, जो दयनीय हालत है, चाहे वो बस स्टैंड का हो, चाहे वो यातायात की समस्या हो, चाहे फुटकर विक्रेताओं की समस्या हो, मतलब जो लोग दिन प्रतिदिन जूझते हैं उससे, चाहे आप महिलाओं के शौचालय की बात करें शहर में, आपको लग रहा है कि जिस हिसाब से पर्यटक स्थल के रूप में इसको दर्जा दे करके मधुबनी नगर निगम बना है, कहीं से भी ये खरा उतर रहा है या इसको खरा उतारने के लिए क्या प्रयास करेंगे आप? निश्चित रूप से देखिए, चूँकि नगर निगम से हम आज से नहीं, लगभग 2012 से अन्ना आंदोलन के बाद से ही मतलब हम लोग संघर्षरत रहे हैं। सड़क से लेकर के ऑफिस तक में हमारी उपस्थिति और भूमिका रही है। हाँ, ये अलग बात है कि हम एज ए जनप्रतिनिधि नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा जो है वो रहा है इन्वॉल्वेशन, चाहे वो आंदोलन के रूप में हो, चाहे आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में हो और बाकी अन्य माध्यम से भी। तो मेरा ये कहना है कि आप जो ये सारा डेवलपमेंट बोल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, आधारभूत संरचना की बात हो रही है, बिना उनके तो कुछ होने वाला है नहीं। तो वो कहाँ पे होगा? वो होगा ज़मीन पे। और नगर निगम का जो अपना ज़मीन है, वो ज़मीन कहीं ना कहीं किन्हीं के माध्यम से जो है उन पर कब्जा है। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे जीतने के बाद ये रहेगी कि जो नगर निगम का अपना ज़मीन है, जो केसरे हिंद ज़मीन है, जो गैर मजरूआ आम ज़मीन है, जो गैर मजरूआ खास ज़मीन है, उस तरह के ज़मीन को चिन्हित करके वहाँ पे जो मतलब जिन लोगों ने कब्जा जमा करके रखा हुआ है उनको वहाँ से हटाया जाएगा। और उसके बाद पार्क हो, अनाथ आश्रम हो, वृद्धाश्रम हो, आपको ये लाइब्रेरी हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो, बगीचा हो, ये सारा कॉन्सेप्ट धरातल पे तब उतरेगा जब ज़मीन उपलब्ध होगा। और ज़मीन उपलब्ध कराना ही हमारी वहाँ जाने के बाद पहली प्राथमिकता होगी। बस स्टैंड की बात हो रही है, बस स्टैंड का मामला कहाँ अटक जाता है? रेका सीओ जो है एनओसी नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, जो उतना पार्क हो गया, पार्क देख लीजिए, दरभंगा महाराज वाला लिटिगेशन में फंसा हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि सारा चीज़ होगा, पहले ज़मीन, जैसे मान के चलिए हाई कोर्ट का बेंच आएगा, मधुबनी के जिला समाहर्ता हुए मतलब भूमि सुधार पदाधिकारी रहेंगे, नगर निगम का अपना टीम रहेगा और अमीन लोग रहेंगे। वो सारे लोग बैठ करके जो आपत्ति वगैरह है वो उसको डिस्क्लोज़ करके शहर का जो अपना ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, वो क्लियर करने के बाद उस पर वेंडिंग जोन भी बन जाएगा और सारा काम होगा। लेकिन करना तो होगा, नहीं तो ऐसे हम तो आश्चर्य लग रहा है कि ऐसे उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं चुनाव में। हमको लग रहा है वो इसलिए खड़े हो रहे हैं ताकि हमको पावर मिल जाए, हमको अथॉरिटी मिल जाए यहाँ के ज़मीन को पूरी तरह से बेच देने का। ऐसे लोग भी हैं चुनाव मैदान में। आप हमको ये बताइए कि मधुबनी नगर निगम में सीमित टैक्स को लेकर के सीमित आय का स्रोत है। हाँ, और जिस हिसाब से वादे दावे किए जा रहे हैं कि मधुबनी को हम वो बना देंगे, लंदन बना देंगे, चुनाव लोकल है और घोषणाएं राष्ट्रीय स्तर की हो रही है, कैसे करेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके पास मैनेजमेंट
का स्किल कैसा है, आप कैसा प्रबंधन कर सकते हैं। तो जो बेहतर प्रबंधन के पास, जिनके पास स्किल बढ़िया होगा, कुशलता बढ़िया होगा प्रबंधन को लेकर के, वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बात ये नहीं है कि आप टैक्स सिर्फ होल्डिंग पे ही बढ़ाना है, कॉमर्शियल टैक्स भी है। हाँ, आप मान के चलिए कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, पहले मान के चलिए लगता था नगर निगम का अपना टैक्स लगता था बैरियर लगा करके, वो किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे फाइबर बिछाया गया है, 1 रुपया उसमें नहीं आया है। जियो हो या एयरटेल हो, उस पर हम लोग दावा कर सकते हैं। यहाँ पे होर्डिंग लगाया जा रहा है बड़ा बड़ा, उस पर जो है लगभग 20 लाख से ऊपर का हेरा फेरी हो गया है, वहाँ से पैसा आएगा। 100 व्यवस्था है पैसा का व्यवस्था कराने का, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जिनको पावर मिलता है वो खाता नगर निगम के कोष में, कोषागार में पैसा ना जा करके वो उनके प्राइवेट अकाउंट में पैसा चला जाता है। काम तो हो ही रहा है। तो अगर हम उस पर फोकस करके सारे चीज़ों को नगर निगम के अकाउंट में तक लाएंगे, सारे पैसा को खींच करके, काहे नहीं होगा। उसका केंद्रांश मिलता है, राज्यांश मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इतने करोड़ों करोड़ का मंदिर बन जाता है, करोड़ करोड़ का मस्जिद बन जाता है, अगर हम एज ए मेयर शहर में निकल जाएंगे कि हाँ ठीक है नगर निगम के पास इतना पैसा है, इतना पैसा घट रहा है, तो शहरवासी तो खुले आम पैसा देंगे। पैसे की कमी थोड़े, इंटेंशन सही नहीं। चंदा लेकर के आप पार्क और स्टेडियम बनाएंगे। चंदा लेकर के नहीं, चंदा की बात नहीं हो रही है, सहयोग की बात हो रही है। आज मधुबनी के पूर्व डीएम जो पहले थे शीर्षद कपिल अशोक, उन्होंने जो काम किया, पब्लिक को लेकर के काम किया। पहले जो आपके वो थे, मतलब हमारे एसएचओ थे मधुबनी टाउन थाना के, उन्होंने पब्लिक को लेकर के काम किया और ऐसा इनिशिएटिव काम हुआ, इतना सक्सेस हुआ। कारण क्या था? पब्लिक इन्वॉल्वेशन। अगर हम पब्लिक को इन्वॉल्व करते हैं बड़े कामों में, बहुत ईजी वे में, बहुत सुंदर। हम तो 20 पार्क का वादा करें, आप करें 1 पार्क, 20 पार्क बनेगा और 200 सेल्फी स्पॉट बनेगा। आप हमको ये बताइए कि जितने दावे किए जा रहे हैं आपके तरफ से एज ए मेयर प्रत्याशी जी, जो नगर निगम कार्यालय का क्रियाकलाप है, क्या लग रहा है आपको? इसमें क्या सहूलत मिलेगी लोगों को? उसके क्रियाकलाप को लेकर के आप क्या सोचते हैं? नगर निगम कार्यालय का क्रियाकलाप कैसा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसका रीज़न क्या है? जो मुख्य पार्षद पूर्व में रहे हैं, वो अगर अपने स्वहित से ऊपर उठ करके सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, यहाँ के सिविलाइजेशन के बारे में सोचते हैं, यहाँ के सिविक सेंस के बारे में सोचते हैं, यहाँ के लोगों के बारे में सोचते हैं, तो ऐसा न बताता है नहीं। अगर आप जो मेयर बन रहे हैं, अगर आपके पास अपना पेपर वर्क नहीं है, अपना ब्लूप्रिंट नहीं है, अपना मान के चलिए मास्टर प्लान नहीं है, अगर आपको अब खुद से काम करने नहीं आता, तो आप पर तो कोई चढ़ जाएगा। तो आप जब मेरे जैसे लोग वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे कोई हमसे थोड़े तेरी मेरी बतियाएगा, क्योंकि मेरे पास अपना मतलब वर्क एक्सपीरियंस है, अपना ब्लूप्रिंट रहेगा। हम उसको अपना देंगे कि भाई जनता की तरफ से ये है, तुम कैसे करोगे तुम जानो। एक्सिक्यूट करना तो उनका काम है, और जिनका काम एक्सिक्यूट करना है नगर निगम के कर्मचारियों का और वहाँ के पदाधिकारियों का, वो क्या कर रहे हैं? वो ऑर्डर सीट पर आकर के बैठ गए हैं कि वो ऑर्डर देंगे। और एक्सिक्यूट कौन कर रहा है? वार्ड पार्षद लोग। उल्टा का पुल्टा काम हो रहा है, वहाँ जाकर के इसी चीज़ को बदलना है। मान लीजिए आप मेयर बनते हैं, जितनी प्रकार की टैक्स ली जा रही है लोगों से, उतनी प्रकार की न तो सुविधा दी जा रही है और न ही उसका कुछ लाभ मिल रहा है। काम नहीं है, बावजूद टैक्स लिया जा रहा है, और मजबूरी बस लोगों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लेना हो या किसी प्रकार का लेना हो तो उनको 2-3 पीढ़ी का टैक्स देना पड़ता है। इसमें क्या करेंगे आप? पहले हम आपको ये बता दें कि जिन चीज़ों की सुविधा नगर निगम के द्वारा नहीं दी जा रही है, जैसे एजुकेशन, इसकी सुविधा नहीं जा रही, सबसे पहले इस टैक्स को हम हटाएंगे। उसके बाद हेल्थ टैक्स दिया जा रहा है, वो टैक्स भी हटाएंगे। वारंट टैक्स लिया जा रहा है, वो टैक्स भी हटाएंगे। हाँ, होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है, होल्डिंग टैक्स है, जेन्यून है, उसको लिया जाएगा। और बोर्ड भी चाहेगी, बोर्ड भी तो चाहेगी कि हाँ जनता को जो है बेमतलब का कर न लगे, और बोर्ड को विश्वास में लेकर के हम जो नए नए चीज़ स्थापित हुए हैं शहर में, वहाँ पे से हम लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो इस हिसाब से होगा। दूसरी बात यह है कि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र और बाकी चीज़ों के लिए जो नगर निगम कार्यालय पर डिपेंड रहा जाता है, तो जिस तरह से राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल बना करके सारा चीज़ किया, हम एक पब्लिक ऐप बना लेंगे। पब्लिक ऐप पे आप जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कीजिए। टैक्स तो देना होगा ना वहाँ भी? टैक्स देने का ये कंपलसरी इसलिए ना है, आप बात नहीं समझ रहे, ये कंपलसरी इसलिए है कि इसी बहाने लोग टैक्स दे सके। हम अगर ऐप में फैसिलिटी दे देंगे और ऐप को यूपीआई से गेटवे बना करके डाल देंगे, तो वो तो कभी भी किसी भी समय रात को 12 बजे, रात के 2 बजे, जब भी आपको याद आएगा किसी को भी कि ओ पिछले 4 महीना से होल्डिंग टैक्स जमा नहीं हुआ है, तो वहीं से अपना टिप टॉप करके पैसा ट्रांसफ़र करवा देगा वहाँ पे, वहाँ से अपने आप ऑनलाइन रिसीविंग मिल जाएगा। तो
इस मधुबनी शहरवासी को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, आपको भी मालूम होगा। निश्चित। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर के क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? निश्चित, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ज़रूरी सवाल भी है। शुद्धता और स्वच्छता जुड़ा हुआ है हमारे स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य का मसला होता है सदर अस्पताल से। सदर अस्पताल में भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है और शौचालय की व्यवस्था नहीं और शौचालय की भी व्यवस्था है। शौचालय की व्यवस्था है लेकिन उद्घाटन कौन साहब करेंगे वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक उसमें ताला मारा हुआ है। हम आते हैं पेयजल पे। पेयजल का समस्या ये है कि मधुबनी शहर में वाटर टेस्टिंग लैब है। कितने लोगों को पता है कि हम अपने वो पानी को जो है वहाँ जा कर के टेस्ट कराएं? किसी को नहीं पता है। पब्लिक में जागरूकता आएगी। उस ऑफिस में बैठे हुए वैसे लोग जिनको ये काम करना है उनको हम वार्ड कमिश्नर के साथ जोड़ देंगे। वो वहाँ जा कर के लोग मैंने निजी चापाकल में भी और सरकारी चापाकल में भी जा कर के चेक कर लेंगे आयरन कितना है, आर्सेनिक कितना है, कितना बाकी चीज़ मिनरल्स है और वो पानी पीने लायक है या नहीं है। अगर नहीं है तो वहाँ पे हम लोग नगर निगम के टैंकर से वहाँ के लोगों को पानी पिलाएंगे और जो वैसे जगह है वहाँ पे वाटर प्यूरिफायर जो है नगर निगम की ओर से दिया जाएगा। युवाओं के लिए क्या सोच है आपके पास? क्योंकि आप भी तो युवाओं की बात कर रहे हैं, लगातार आप अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस बात को कहते हैं। युवाओं के लिए क्या करेंगे नगर निगम क्षेत्र में आप? देखिए, युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को चाहिए फ्री वाईफाई। रोजगार नहीं चाहिए? सुन तो लीजिए, युवाओं को चाहिए फ्री वाईफाई। रोजगार भी फ्री वाईफाई से जुड़ा हुआ है। पढ़ने फ्री वाईफाई का मतलब वो फिल्म देखेंगे, टीवी देखेंगे, उसके लिए नहीं। युवाओं को सारा चीज़ ऑनलाइन है। पढ़ने के लिए चाहे बायजूस की क्लास हो या किसी भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है उसके लिए उसको फ्री वाईफाई चाहिए। तो हम जो है डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं। लगभग शहर में 15 जगह प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पे हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी खोलेंगे। वहाँ पे युवाओं को जो है फ्री वाईफाई मिलेगा और डिजिटल सारा सुविधा उसको मैंने प्रिंट आउट और सारा चीज़ फ्री रहेगा। तो एक वो हो गया। दूसरा है सेल्फी स्पॉट। युवाओं जो है वो एक बेहतर शहर में, एक मॉडर्न शहर में जो है जा कर के घूमे फिरेंगे। उसके बाद जो टाउन क्लब फील्ड में एक वो लगता है रोज़गार मेला लगता है जिसमें सिर्फ गार्ड वगैरह बहाली होता है। हम लोग शहर के व्यवसायियों के साथ जुड़ करके एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि अगर किसी को क्लर्क की ज़रूरत है, किसी को किसी भी स्टाफ की ज़रूरत है तो वो ऑनलाइन जो है आ जाएगा नगर निगम के इस पे और युवा जो है वहाँ पे से देख पाएंगे कि किस दुकान में या किस ऑफिस में कहाँ किस तरह की वैकेंसी है, स्केल क्या है। उस आधार पर अपने इंटरेस्ट के आधार पर अपना फिर वहाँ अप्लाई करेंगे। तो वो सोच होना चाहिए, वो हम लोग शहर में छोटी वाहनों जहाँ तहाँ लगती है, बस पड़ाव की भी स्थिति बद से बदतर है। इसको लेकर के अगर आप मान लीजिए मेयर बनते हैं, क्या प्रयास होगा आपके तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमने आपको बताया जमीन क्लियर करवाना बहुत बड़ी चुनौती है। जमीन क्लियर होते ही शहर में जो एक रैयाम जाता है, एक आपको उधर कलवाही की तरफ जाना है, एक राजनगर की तरफ जाना है, एक रहिका की तरफ जाना है। चारों जो स्पॉट है उस चारों स्पॉट पे ई रिक्शा टेम्पो का स्टैंड बनेगा। ठीक है, वहाँ से मार्केट के लिए जो है अलग व्यवस्था किया जाएगा। बस स्टैंड के लिए है या तो कोतवाली चौक, निधि चौक या फिर रांटी, क्योंकि रांटी भी अब पूरे नगर निगम में आ गया, शहर में आ गया। और रांटी या निधि चौक पे जाने से क्या होगा कि छोटी गाड़ियों का परिचालन जो है बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि यहाँ के लोगों को रोजगार डेवलप होगा। ठीक है, और ये सारा जो एरिया होगा सीसीटीवी सर्विलांस पे रहेगा तो क्राइम होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। और शहर जैसे जैसे डेवलप बढ़ेगा वैसे वैसे डेवलप होगा, शहर सुंदर बनने के चांसेस रहेंगे। मान लीजिए अभी चोरी छिनतई लगातार बाइक चोरी, तो क्या इसको नगर निगम कंट्रोल करेगी? नहीं न, ये काम तो एक्चुअली पुलिस का है। ठीक है, बोल रहे हैं सर्विलांस के थ्रू। हाँ, तो मैं कौन हूँ? अगर जनता का प्यार, आशीर्वाद, सहयोग मिलता है तो हम कौन हुए? फर्स्ट पर्सन ऑफ द सिटी। तो हमारे साथ ऐसा तो नहीं है कि अगर हमारा इंटेंशन सही रहेगा तो पुलिस प्रशासन हमको सहयोग नहीं करेगी, जिला प्रशासन सहयोग नहीं करेगी। हम एक मॉनिटरिंग रूम बनाएंगे जहां पे पुलिस के लोग, नगर निगम के और आईटी के, एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिसिंग से और नगर निगम से, तीनों का रहेगा। और वहाँ से जो है अगर मान के चले कहीं कोई कैमरा ख़राब है, कहीं कैमरे की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा की ज़रूरत है, रिपेयरिंग की ज़रूरत है, वो सारा चीज़ वहीं से मॉनिटरिंग होगा। जिससे आप व्यवसायी वर्ग से आते हैं और जिस जगह आपका मकान है या जिस इलाके से आप आते हैं वहाँ व्यवसायियों का एक बहुत बड़ा हब है। व्यवसायियों की सुरक्षा, उसको सुविधा देने को लेकर के क्या प्रयास करेंगे आप? देखिए,
किसी भी शहर का जो है रीढ़ होता है ना, वो व्यवसाय होता है। तो उसको प्रोटेक्ट करना, बचाना और बढ़ाना, वो प्रशासन की भी जवाबदेही है, नगर निगम की भी जवाबदेही है। और यही वजह है कि बहुत लो कॉस्ट पे यहाँ के व्यवसायियों को सेट दिया गया है, स्थान दिया गया है, जगह दिया गया है। ठीक है, अब बात ये रही कि अभी जो अंग्रेजों के ज़माने में बना हुआ था, वो उसका स्थिति अब जर्जर हो गया हुआ है। ठीक है, उसको तोड़ करके सारा नक्शा उक्सा बना हुआ है। हाँ, ये है कि पटना 2-4 बार भागदौड़ करना होगा, यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट में ला करके सब्जी मंडी का अलग कॉन्सेप्ट है, किराना मंडी का अलग कॉन्सेप्ट है, 2 फ्लोर का है। हाँ, इसमें क्या होगा, जो नए व्यवसायी हैं वो भी जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, जैसे आप मुजफ्फरपुर में देखिएगा, पटना में देखिएगा, कि बाहर माने आउट ऑफ टाउन एक वेयर हाउस डेवलप करना है, एक आपको कोल्ड स्टोरेज डेवलप करना है। एक वेयर हाउस और एक कोल्ड स्टोरेज। वेयर हाउस बहुत बड़ा होगा, जिसमें जो है लो कॉस्ट पे इन लोगों को जो है आलू प्याज उतारने का हो, या कोई मटेरियल हो, या मार्बल हुआ, ये हुआ, तो वो सब उतारने का वहाँ पे उसको जगह दिया जाएगा, जिसका टैक्स जो है किराया नगर निगम लेगी। यही कॉन्सेप्ट है। तो उसको अगर वहाँ माल उतारने का व्यवस्था मिल जाता है, तो बड़ी गाड़ियाँ शहर में आएंगी नहीं। और अगर उधरे से उधरे उसको जो है उसका माल सप्लाई हो जाता है बड़े व्यवसायियों का, तो इसमें क्या होगा कि उनका कॉस्ट भी कम पड़ेगा, मतलब ट्रैवलिंग कॉस्ट। इससे जो है कस्टमर तक सस्ते दामों में सामान पहुँचेगी। अच्छा, अभी नामकरण का भी एक दौर चल रहा है, क्या लग रहा है आपको कि आप भी कुछ करेंगे क्या, शहर के सड़कों का नामकरण बदलेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मिथिला में रह रहे हैं, तो हमारे मिथिला के जो है अपना बहुत सारे महापुरुष रहे हैं। लोरिक है, शैलेश है, दीना भद्री हैं, हमारे महात्मा बुद्ध भी हैं, और महात्मा गांधी भी हैं, अंबेडकर भी हैं। तो देखेंगे अगर किसी वार्ड कमिश्नर के द्वारा किसी जगह का जो है वो आता है, प्रस्ताव आता है, तो उसका नामकरण, जैसे हाल ही में जो है शहीद अकलुतुराहा गेट दिया गया है, तो अगर कहीं पे कुछ ऐसा आता है तो नगर निगम के सारे वार्ड कमिश्नर और बाकी लोगों से मंतव्य लेते हुए ये होना भी चाहिए। 2-4 जगह जो है अल्टर नाम सब है, जातीय सूचक नाम है, वो जगह को भी नाम बदलना जरूरी है। शहर में एक भी मनोरंजन केंद्र नहीं है और ना ही स्टेडियम है, और स्टेडियम नहीं रहने के कारण हमारे यहाँ की खेल प्रतिभाएं जो है वो निखर नहीं पा रही है, या हमारे यहाँ के बच्चे देश लेवल पर या राज्य लेवल पर नहीं जा पा रहे हैं। अगर जा भी पा रहे हैं तो दूसरे-तीसरे जिला से या दूसरे-तीसरे स्टेट से जा रहे हैं। इसको लेकर के क्या प्लान है आपके पास? सबसे बड़ी बात है कि हमारे पूर्व के जो नगर निगम के मुख्य पार्षद रहे हैं या पदाधिकारी रहे हैं, उन्होंने काम किया है इस पर। और आपको वो शीर्षद कपिल अशोक सर जो थे पूर्व जिला पदाधिकारी, उन्होंने भी बेहतर काम किया। और जिसका अभी का कॉन्सेप्ट ये है कि पटना से टीम आ करके लगभग 21 करोड़ का जो है पूरा उसका DPR बनाई है, और जब टेंडर में जाएगा और बनना शुरू होगा तो सबको दिखेगा। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमने भी देखा है उसको, उसके ब्लूप्रिंट को। तो उम्मीद है कि हमारे कार्यकाल में ही इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। आखिरी सवाल है मुकेश जी, आप खुद को अन्य प्रत्याशी से अलग समझते होंगे, और आपको लोग क्यों वोट करें? देखिए, अगर मुकेश पंजियार चुनाव लड़ रहा है तो ऐसा कोई बात नहीं है। मुकेश पंजियार जनता के मुद्दे को उठाने के लिए चुनाव लड़ रहा है, ताकि जो धनबल है, बाहुबल है और करूँगा करेंगे होगा होंगे वाले संस्कृति वाले लोग हैं, जिनको सच्चाई बिल्कुल भी नहीं पता है, हाउ टू इम्प्लीमेंट, हाउ टू एक्सक्यूट, ये सब नहीं पता है, उल जुलूल अलबल बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को देख करके मेरा भी खून खौलता है कि अगर ये तो साफ झूठ बोल रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं कि आप भी झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ, देखिए, हम झूठ बोल रहे हैं, ये तब न पता चलेगा कि जब नहीं होगा। अभी तक बताइए कि हम झूठ बोल रहे हैं। अगर हम झूठ बोलते रहते तो मधुबनी में रक्तदाता ग्रुप, गैर वित्तीय संस्था, इतने बड़े पैमाने पे कैसे काम कर लिया। अगर हम झूठ बोल रहे होते तो यहाँ पे बच्चों के लिए, गरीब परिवार के बच्चों के लिए, सब्जी बेचने वाले, अंडा बेचने वाले, मुर्गा बेचने वाले बच्चों के लिए जो रात्रि पाठशाला चला वो कैसे हो जाता। अगर हम झूठ बोल रहे होते तो पूरे जिला ही नहीं, पूरे बिहार के दिव्यांगों को एक मंच पर ला करके आज के डेट में जो उन लोगों को एकजुटता की गई है, और गांधी मैदान में हजारों दिव्यांग जो है
पूर्व उप मुख्यमंत्री के सामने में जो प्रदर्शन किए हैं, उनके साथ जो रहे हैं, ऐसे ही तो नहीं हो गया एक दिन में। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो यहाँ जब भी कोरोना, बाढ़, भूकंप आया है तो उसमें किसका सबसे ज़्यादा ये रहा है, रोल रहा है, और मतलब ग्रास रूट पे, ग्राउंड जीरो पे कौन रहा है? क्या संदेश देंगे आप लोगों को? हम लोगों को यही संदेश देंगे कि ये बहुत विकट घड़ी है, बहुत सोच समझ करके आप लोग मतदान करें। मैं ये नहीं कदापि कहूँगा कि मुझे ही करें, मैं ही सबसे ज़्यादा जानता हूँ या मुझे ही सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि चुनाव कौन लोग लड़ रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है, उनका जीतने के बाद वो करेंगे क्या, आपसे दरबारी करवाएंगे, चाकरी करवाएंगे, या आपके साथ खड़े होकर के आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके शहर का विकास करेंगे, ये देखना है। आज इस चुनाव में मेरे जैसे भी लोग हैं कि जिसके पास बैनर, पोस्टर, पर्चा, पंपलेट छपाने का भी पैसा नहीं है, और इस चुनाव में ऐसे भी लोग हैं जिसके पास इतना धनराशि है जिसका कि कल्पना कोई नहीं कर सकता। लेकिन सोच की बात है कि किसका सोच कैसा है, उस पर आप मतदान करें। मधुबनी में वेयर हाउस के पास एक इलेक्ट्रिक शवदागिरी है जो तत्कालीन विधायक रामदेव महतो के इच्छित खोज से बना तो बहुत सुंदर, लेकिन चालू नहीं हो पाया, कारण जो भी रहा हो। क्या उस शवदागिरी को चालू करने को लेकर के, खास करके इलेक्ट्रिक शवदागिरी को चालू करने को लेकर के कुछ है प्रिंट आपके पास? अगर कुछ ऐसा प्लान है आप वो बताइए और संक्षेप में बताइए। मधुबनी में दो श्मशान घाट हैं इस एरिया में। उधर कोतवाली चौक के तरफ एक है, दुमंठा के पास। तो मेरा पहला काम भी यही रहेगा कि हम तो जो सब वाहन होता है, मने सब, हाँ, सबको ले जाने वाला, मने पीड़ित के घर से, मृतक के घर से लेकर के श्मशान तक, उसका भी व्यवस्था नगर निगम के कोष से होगा। हाँ, वो पूरा वातानुकूलित रहेगा ताकि सब भी खराब नहीं हो। हाँ, उसके बाद जहाँ पे श्मशान घाट है वहाँ पे एक्स्ट्रा वित्तीय प्रबंध करके वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था, वहाँ जो माने सफाई कर्मी है, सफाई कर्मी की बहुत प्रमुख भूमिका होती है। आदमी चले तो जाते हैं लेकिन फिर वहाँ को वो घिना करके चले आते हैं, वहाँ फिर साफ़ नहीं करते हैं। तो सफाई कर्मी की वहाँ पे प्रतिनियुक्ति की जाएगी, लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी, और पेयजल की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। और ये चीज़ें, और अगर मान के चलिए कोई लावारिस लाश है या बहुत ज़्यादा गरीब है, वैसे में उनको जो है विधिवत उनका दाह संस्कार हो सके, इसकी भी व्यवस्था नगर निगम प्रशासन करेगी। और सबसे चुनौतीपूर्ण है कि हमारे वार्ड पार्षदों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि उनके वार्ड में अगर कोई मर गया तो कोविड अंत्येष्टि देने के लिए जो है लोग तो उनको परेशान करते हैं, लेकिन उनके कोष में पैसा रहता ही नहीं है CMF में। तो हम कोशिश करेंगे कि उस प्रॉब्लम को भी जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर दिया जाए, ताकि अगर कोई गरीब आदमी मरता है, मैंने उनकी मौत होती है, तो वार्ड कमिश्नर के पास जो है एक्स्ट्रा फंड रहे, ताकि वो ससमय सूचना मिलते ही उनको कोविड अंत्येष्टि का लाभ दे दे। ये थे मेयर प्रत्याशी मुकेश पजियार, जिनके अपने दावे हैं। लगातार ये मधुबनी के डेवलपमेंट को लेकर के दावे कर रहे हैं। और भी प्रत्याशी हैं, उनके भी अपने दावे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि मधुबनी का मेयर कौन बनता है और जनता किसे चुनती है, क्योंकि इस बार जनता ही सर्वोपरि होगी और जनता को ही चुनना है। क्योंकि मधुबनी का विकास अगर आप देखें, कई मायनों में बहुत पीछे है विकास। अब देखने वाली बात ये होगी कि अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, जल्द घोषणा होने वाली है। देखना ये होगा कि जनता किसे नगर निगम का मेयर बनाती है। कैमरा पर्सन सोनू कुमार मंडल के साथ अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज़, मधुबनी।